Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video, we will solve a question on vectors, and this question has been taken from the past papers. The reference is May June 2011. पेपर टू वेरिएंट टू का क्वेश्चन है। ये टॉपिक वेक्टर्स है। वेक्टर्स आपको पता है काफ़ी ट्रिकी टॉपिक है। काफ़ी बच्चे इस टॉपिक में स्ट्रगल करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें एक पॉलीगॉन उसने जो है ना वो हमें दिया हुआ है, और फिर पॉलीगॉन में इक्वल वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो ग्रेड 11 के मॉक एग्जाम में भी आया था, और यहाँ ये क्वेश्चन जो है वो इसलिए इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि इसमें उसने रोटेशनल सिमेट्री का भी कॉन्सेप्ट जो है ना वो इंक्लूड कर दिया। तो सारी चीज़ें जो है ना मल्टीपल कॉन्सेप्ट वो एक ही क्वेश्चन में डाल रहा है। तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है ना वो आप लोग के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने स्ट्रगल किया था इस क्वेश्चन में। तो अच्छा है कि ये चीज़ भी जो है ना वो क्लियर हो जाए। अगर ये चीज़ें इस साल रिपीट हो जाती हैं तो फिर ये है कि इंशाल्लाह सबको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं क्योंकि वेक्टर का क्वेश्चन है, तो फिगर और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ पढ़ के फिगर को जो है ना वो अच्छी तरीके से डेकोरेट करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि हमें फाइंड आउट करना क्या है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहली लाइन में उसने मुझे बता दिया कि इन द डायग्राम ए बी सी डी ई एफ इज अ हेक्सागोन। हेक्सागोन क्या होता है भाई? हेक्सा का मतलब होता है सिक्स। इसका मतलब है कि ये एक पॉलीगॉन है, और ये कैसा पॉलीगॉन है जिसकी सिक्स साइड्स हैं। ठीक है, आप इसको काउंट भी कर सकते हो। रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है ये। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ये होता है कि रेगुलर पॉलीगॉन की सारी साइड्स और एंगल्स बराबर होते हैं। उसने सिर्फ हेक्सागोन बोला हुआ है। हेक्सागोन का मतलब है कि इसकी सिर्फ सिक्स साइड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन इसने मुझे यहाँ नहीं दी हुई। ठीक है, अच्छा, जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ ना, तो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसने मुझे दी हुई है कि विद रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर टू। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर टू। देखो यहाँ वेक्टर्स में उसने जो है ना सिमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो इंक्लूड कर दिया। तो अब थोड़ा सा ये चीज डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज दिस रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर टू। आपको पता है कि भाई रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 360 कंप्लीट घुमाऊं, ठीक है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 360 कंप्लीट घुमाऊं तो 360 की जो रोटेशन है उसके दौरान वो जितनी बार अपनी ओरिजिनल हालत में आता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। ओरिजिनल हालत का मतलब है कि जब मैं उसको रोटेट कराना शुरू करता हूँ ना 0 डिग्री पे, वो जिस तरह होता है, और मैं उसको रोटेट कराना शुरू करता हूँ तो 0 डिग्री वाली जो हालत होती है ना वो ओरिजिनल हालत कहलाती है। तो 360 में वो जितनी बार अपनी ओरिजिनल हालत में आता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, अब हमने देखा था जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर का ऑर्डर 4 होता है। स्क्वायर को जब आप 360 रोटेट कराओगे तो वो 4 टाइम्स जो है वो अपनी 0 डिग्री वाली पोजीशन में आएगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ उसने क्या बात बोली है? यहाँ उसने ये बात बोली है कि भाई इसका ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 का क्या मतलब है कि अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि यार ये कितने डिग्रीज के बाद अपनी ओरिजिनल हालत में आएगा। तो उसका तरीका ये होता है कि आप 360 को ऑर्डर से डिवाइड करते हो। 360 डिवाइड बाई 2 हो गया 180। इसका मतलब है कि अगर मैं इस शेप को, इस हेक्सागोन को रोटेट कराऊं तो 180 डिग्री रोटेशन के बाद ना ये अपनी इसी ओरिजिनल हालत में, इसी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, चलो आप थोड़ा सा इसको रोटेट करा के देखते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने इसको क्लिक किया। अब देखो ये जो है ना अभी 0 डिग्री है। ठीक है ना, ये 0 डिग्री है, तुम लोगों ने देख लिया ये 0 डिग्री है। अब मैं इसको रोटेट कराना शुरू कर रहा हूँ। सही है, चलो अब मैंने इसको रोटेट कराना शुरू किया। ठीक है, ये रोटेट होते 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 ये मेरे पास आ गया 90 डिग्रीज। ठीक है, ये 90 डिग्री रोटेट करा लिया मैंने। ठीक है, अपनी ओरिजिनल वाली हालत पे तो नहीं आया जिसपे 0 डिग्री पे था, नहीं आया। चलो और रोटेट कराते हैं। अब ये 90 के बाद मैं इसको रोटेट कराता हुआ जा रहा हूँ। तो अब ये जो है ना ये हो गया 180। ठीक है, अब 180 के बाद जब मैंने देखा, मैंने कहा कि अच्छा यार ये तो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में ही आ गया जो 0 डिग्री वाली है। क्योंकि इसने मुझे बोला है कि ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 का मतलब है कि 180 डिग्रीज के रोटेशन के बाद ये जो शेप अभी बना हुआ है ना ये 0 डिग्री वाला शेप है। इसका मतलब क्या था? वो 0 डिग्री पे ये वाली सारी चीज यहाँ पे थी और ये यहाँ पे थी। इसका मतलब है ये दोनों के दोनों बिल्कुल इक्वल है, तभी तो ये एक दूसरे पे बिल्कुल कोइंसाइड हो रहे हैं। चलो भाई, अब इसको वापस घुमा रहा हूँ, मैं घुमा रहा हूँ, ये मेरे पास 270 हो गया। ठीक है, अब ये 270 के बाद जब मैंने इसको और घुमाया तो ये मेरे पास एग्जैक्टली 360 हो गया। सही है ना भाई? तो ये 360 डिग्रीज के बाद वापस दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया है। इसका मतलब है कि भाई इसका ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 का मतलब ये है कि ये 360 डिग्रीज की रोटेशन में 2 बार अपनी ओरिजिनल हालत में आ रहा है। तो ये बताने का वो ये था कि चूंकि उसने मुझे बोला है ना कि ये ऑर्डर 2 था। ऑर्डर 2 का मतलब ये है कि भाई ये जो दो साइड्स है ना, ये जो तुम्हें BC नजर आ रही है ये एग्जैक्टली FE के बराबर है। इसका मतलब है कि ये इक्वल वेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो जब तुमने ये चीज समझ ली ना तो यहाँ मार्किंग स्टार्ट कर दो।
अगर ये ऑर्डर टू है इसका, तो इसका मतलब है कि भाई बी सी जो है ना वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगी, एफ ई के बराबर होगी। अगर एफ ई क्यू के बराबर है तो इसका मतलब है बी सी भी क्यू के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। अगर ए से लेके एफ तक आर के बराबर है तो इसका मतलब है सी से लेके डी तक ये भी एग्जैक्टली आर के बराबर होगा। ठीक है, ये भी एग्जैक्टली आर के बराबर होगा। और चूंकि एक्स उसने मुझे कहा है कि बेसिकली एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, तो इसका मतलब है ये भी आर बाय टू हो जाएगा। और जो एक्स से डी तक है ये भी आर बाय टू हो जाएगा। चूंकि ये इक्वल वेक्टर्स है तो इसलिए मैं डायरेक्शन इनकी बिल्कुल सेम रखूंगा। आर देखो इस साइड पे जा रहा है यू करके, तो ये वाला आर भी इस साइड पे आएगा। ये एक्स मिड पॉइंट है सी डी का, तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट सी से लेके एक्स तक भी आर बाय टू होगा और एक्स से लेके डी तक भी आर बाय टू होगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो है वो मैं सवाल पढ़ते पढ़ते मार्क कर रहा हूँ ताकि मुझे आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब ये बात भी हो गई। अच्छा, अगर ई डी टू पी है तो इसका मतलब है ए से लेके बी तक भी टू पी होगा। ये बात भी जो है वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर इसका टू था। तो जब मैं घुमाऊंगा रोटेट करके तो ये एग्जैक्टली इधर आएगा, तो इसका मतलब है ये भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और इसका जो है ना एरो भी मार्क कर देता हूँ। अगर ये टू पी इस तरह है तो ये वाला टू पी भी इस तरह होगा, है ना। तो ये देखो सारा का सारा जो है ना वो मतलब हिडन इन्फॉर्मेशन जो है ना वो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर टू में छुपी हुई थी। ऑर्डर टू का मतलब यही हो गया कि भाई ये सारी की सारी चीजें बराबर हो गई, क्योंकि ये रोटेट होके इसके बिल्कुल इस साइड पे आएगा। तो ये अगर बराबर नहीं होंगी तो फिर ये जो है ना इसका ऑर्डर टू हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। ऑर्डर टू का मतलब ये है कि ये दोनों फिगर, ये दोनों लेंथ जो है ना ये एग्जैक्टली इक्वल है, ये दोनों लेंथ एग्जैक्टली इक्वल है, ये दोनों लेंथ एग्जैक्टली इक्वल है, तभी ये रोटेट होके कॉन्साइड होंगे। अच्छा, आगे देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये बात हमने डिस्कस कर ली। फिर कह रहा है वाई इज द पॉइंट ऑन ए बी, वाई ए बी पर एक पॉइंट है और उसने रेशियो दिया हुआ है ए वाई रेशियो वाई बी इज 3:1। इसका मतलब है ए से लेके वाई तक 3 है और y से b तक जो है ना वो 1 है। मतलब a और b का टोटल जो रेशियो है ना वो 4 है। मतलब a और b को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसमें से 3 पार्ट जो है वो ए वाई के हैं और 1 पार्ट जो है वो वाई बी का है। ठीक है, तो ये भी मैंने सारा लिख दिया। आगे मुझसे फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज ए बी सी डी ई एफ हैव। देखो सिमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट इसने यहाँ डाल दिया। रोटेशनल सिमेट्री भी आ गई, लाइन ऑफ सिमेट्री भी आ गई। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है भाई? लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी लाइन होती है जो आपके ऑब्जेक्ट को दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, यही होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये हमसे पूछ रहा है कि इस ए बी सी डी ई एफ में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है। तो मेरा तो ये ख्याल है, जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये दोनों इन दोनों के बराबर है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ सेंटर से एक लाइन जो है वो ड्रॉ करूँ, ठीक है, मतलब इस तरह अगर मैं वर्टिकल लाइन सेंटर से ड्रॉ करूँ तो ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो उसकी वर्टिकल हो गई और एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ना इसकी हॉरिजॉन्टल होगी, जो एफ से पास होगी और वो जाते जाते सी से पास होगी। ऐसी मैं लाइन बनाऊंगा तो ये ऊपर और नीचे वाले जो हाफ है ये बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है वो दो लाइंस ऑफ सिमेट्री तो है, डायगोनल में कोई भी नहीं होगी। अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूं तो ये दोनों आइडेंटिकल हाफ नहीं होंगे। ए से अगर मैं डी तक जो है वो लाइन ड्रॉ करूं तो ये आइडेंटिकल हाफ नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट में, इस हेक्सागोन में जो है ना मेरे पास दो लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। तो मैंने जो है वो दो लाइंस ऑफ सिमेट्री लिख लिया। आगे चलते हैं, अब आगे वेक्टर वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, सिमेट्री एंड हो गया इधर, लाइंस ऑफ सिमेट्री भी बता दी हमने, रोटेशनल सिमेट्री भी हमने डिस्कस कर ली। अब कह रहा है एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ वन और मोर ऑफ द वेक्टर्स पी क्यू एंड आर। मतलब ये है कि तुम्हारे आंसर में पी क्यू आर के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले कह रहा है ई टू ए फाइंड करके दिखाओ। ई टू ए का मतलब है मुझे ई से ए जाना है। ई से ए जाने के लिए पहले मैं ई से एफ जाऊंगा, तो जब मैं ई से एफ जाऊंगा तो मैं इसी डायरेक्शन में मूव करूंगा तो ये क्यू हो जाएगा। और जब मैं एफ से ए जाऊंगा तो मैं इसकी उल्टी डायरेक्शन में मूव करूंगा तो ये माइनस आर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए टू ई जो है वो मेरे पास क्यू माइनस आर हो जाएगा। सही है, बस सिर्फ ट्रैफिक को फॉलो करो। ई से तुम्हें ए जाना है तो तुम यूं जाओ। ठीक है, आप बड़ा वाला रूट भी ले सकते हो, लेकिन उसमें इतनी जो है वर्किंग करने की जरूरत पड़ेगी, एक मार्क का है तो क्यों चीज़ को मुश्किल बना रहे हो। ई से ए जे के लिए मैं जो है वो ई से एफ चले आता हूँ तो ये क्यू हो गया। और फिर यहाँ से जाऊंगा तो ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो ये माइनस आर हो जाएगा, तो क्यू माइनस आर हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है एफ से सी निकालो। एफ से सी जाने के लिए, एफ से ये रहा एफ और ये रहा सी। ठीक है, एफ से सी जाने के लिए मैं जो है वो एफ से ए से बी और बी से सी भी जा सकता हूँ, या फिर मैं एफ से ई से डी और डी से सी भी जा सकता हूँ। तो मैं जो है वो ऊपर वाला रूट ले लेता हूँ, वो मुझे आसान लग रहा है। तो पहले मैं जाऊंगा एफ से ए,
ठीक है ना। एफ से ए जाऊंगा इसका मतलब है कि मैं इस साइड पे मूव कर रहा हूँ, मैं ट्रैफिक के अपोजिट जा रहा हूँ, तो ये माइनस आर हो जाएगा। तो यहाँ जो है पहले मैं लिख लेता हूँ, हो सकता है कुछ सिंप्लीफाई हो रहा हो। सही है ना, तो ये माइनस आर आ गया। उसके बाद मैं ए पे पहुंच गया। ए से मैं जा रहा हूँ बी। ए से मैं बी जा रहा हूँ, तो मैं ट्रैफिक की डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है ना, ट्रैफिक भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये टू पी हो गया। तो ये पॉजिटिव का टू पी हो जाएगा, तो माइनस आर प्लस टू पी हो गया। और उसके बाद जब मैं बी पे पहुंच गया, तो अब मुझे जाना है बी से सी। तो बी से सी जाने के लिए जो ट्रैफिक है वो इस साइड पे जा रहा है, मैं उल्टी साइड पे जा रहा हूँ ट्रैफिक की, तो ये माइनस क्यू हो जाएगा। तो ये जो है मेरे पास फाइनल आंसर आ गया, कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। तो बस इसको इसी तरह लिख देता हूँ, माइनस आर, और ये हो जाएगा प्लस टू पी, एंड देन कम्स माइनस क्यू। ठीक है ना। तो ये एक एक नंबर के लिए वेक्टर के क्वेश्चन जो है वो इसी तरह होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एफ वाई में क्या करना है। एफ से वाई बोल रहा है, एफ से वाई का मतलब है एफ ये रहा। ठीक है, और वाई ये रहा। सही है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ से पहले एफ से ए जाना पड़ेगा, फिर ए से वाई जाना पड़ेगा। ए वाई जो है ना वो मेरे पास नहीं है, तो पहले मैं काम करता हूँ, ए वाई को लिखने की कोशिश करता हूँ। ए वाई चूंकि मुझे रेशियो की फॉर्म में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ कि क्या मैं ए वाई फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ए वाई कितना है भाई, ए वाई बेसिकली थ्री पार्ट्स है। ए वाई बेसिकली थ्री पार्ट्स है, कितने में से, फोर में से, टोटल फोर है, उसमें से ए वाई थ्री पार्ट्स है। और ये किसका है, ये टोटल लेंथ इसकी क्या है, ए बी, तो ये ए बी का है। ठीक है। और अच्छी बात यह है कि मुझे ए बी पता है, मुझे ए बी पता है। ए बी जो है वो टू पी है, तो बस ए बी की जगह पे टू पी पुट करना है मुझे। तो बस मैं डायरेक्ट ये इधर ही पुट करके सिंप्लीफाई कर लूंगा। आ जाओ एफ से वाई चलते हैं। एफ से वाई के लिए पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, पहले मुझे जाना पड़ेगा एफ से ए। एफ से ए जाऊंगा तो ट्रैफिक के ऑपोजिट जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस आर। ठीक है। उसके बाद मैं पहुंच गया ए पे, अब इस डायरेक्शन में ही ट्रैफिक जा रहा है। ए से वाई कितना है, ए से वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं इसको पूरा कॉपी कर देता हूँ इस तरह। तो ये लिखा हुआ है थ्री अपॉन फोर। ठीक है, थ्री अपॉन फोर। अब मैं ए बी नहीं लिखूंगा, ए बी नहीं लिख रहा। ए बी किसके बराबर है, ए बी जो है ए से बी टू पी के बराबर है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में जो है ना वो टू पी लिख देता हूँ, और फिर यहाँ कैंसिलेशन करके सिंप्लीफाई करके मैं अपना आंसर लिख दूंगा। टू टाइम्स वन इज टू, एंड टू टाइम्स टू इज फोर, और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ गया दैट इज माइनस आर प्लस, और ये टू तो कैंसिल हो गया था, तो ये हो गया थ्री अपॉन थ्री पी अपॉन टू लिख देता हूँ, या थ्री अपॉन टू पी भी आप बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, ये और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। तो माइनस आर प्लस थ्री पी अपॉन टू हो गया। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में कह रहा है वाई से एक्स जाना है, वाई से एक्स जाना है मतलब ये रहा वाई, और ये रहा एक्स। ठीक है, तो y से x जाने के लिए पहले मैं y से b चले जाता हूँ, फिर मैं b से c आ जाऊंगा, और फिर मैं c से x आ जाऊंगा। तो मुझे c से x भी पता है, मुझे b से c भी पता है, बस मुझे y से b नहीं पता। तो y से b निकाल लेता हूँ जल्दी से। तो, जैसे मैंने यहाँ रेशियो लिखा है, ऐसे मैं y से b का भी रेशियो लिख लेता हूँ। y से b का रेशियो क्या हो जाएगा, y टू b इज बेसिकली वन पार्ट। ठीक है, ये वन पार्ट है, कितने में से, आउट ऑफ फोर। और ए बी का है, ए बी लिख देता हूँ इधर। ठीक है, और फिर जब इनकी वैल्यूज डालूंगा तो ए बी की जगह टू पी लिख दूंगा। रेशियो की फॉर्म में मैंने इसको भी लिख दिया, और सॉरी, रेशियो की मदद से जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूँ वो मैंने लिख दी। आ जाओ वाई एक्स जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। वाई से एक्स जाने के लिए पहले मैं जा रहा हूँ वाई से बी, पहले मैं जा रहा हूँ वाई से बी, और वाई से बी ये रहा मेरे पास, मैं यही लिखना शुरू करता हूँ। वाई से बी जाने के लिए ये कितना हो गया, ये हो गया वन अपॉन फोर। और ए बी की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी की जगह पे मैं लिख रहा हूँ टू पी। तो ये वन अपॉन फोर टू पी हो गया, मैं यहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद जब मैं बी से सी जा रहा हूँ तो मैं ऑपोजिट जा रहा हूँ, तो ये माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, और मैं सी पे पहुँच गया, जब मैं सी से एक्स जाऊँगा तो ये आर बाय टू है, और ये इसी डायरेक्शन में है, तो ये प्लस आर बाय टू हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना और अपना आंसर लिखना है। तो ये हो जाएगा टू टाइम्स वन इज टू, और ये टू टाइम्स टू इज फोर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया पी अपॉन टू। बस मैं डायरेक्ट आंसर की जगह पे ही लिख देता हूँ, ये हो गया मेरे पास पी अपॉन टू। ठीक है, उसके बाद आ गया माइनस क्यू, और फिर मेरे पास आ गया प्लस आर अपॉन टू। तो बस ये जो है वो इस तरह का क्वेश्चन था, जिसमें सिमेट्री उसने इन्वॉल्व कर दी थी। बाकी कोई और चीज़ मुश्किल नहीं थी, बाकी सारी चीज़ें सेम थी। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो लाजमी कमेंट कर देना, मैं इस तरह के और क्वेश्चन ढूंढ के तुम लोग के लिए शेयर कर दूंगा। मेहनत करते रहो भाई, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको आपकी मेहनत का भरपूर सिला दे। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।